तीसरे और अंतिम T20 मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज पर जमा चुका है कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी के 56वें सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हम अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, आतंकवाद रोधी चुनौतियां, मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति, वामपंथ उग्रवाद और कारागार सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होने के बाद आज दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मुताबिक 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत तौर पर पहले दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। इसमें साल 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में, 15 में धोर्डो कच्छ की खाड़ी में, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में आईआईएसईआर पुणे में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने आज आईएनएस विशाखापत्तनम को अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में औपचारिक तौर पर आईएनएस विशाखापत्तनम का कमीशन किया। इस मौके पर भारतीय नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आईएनएस विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट 15B का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जहाज है। मुंबई स्थित मडगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित आईएनएस विशाखापत्तनम युद्धपोत की कुल लंबाई 535 फीट है। यह भारत में अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। यह जहाज कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है। जहाज के उच्च स्तर के स्वदेशीकरण को इसकी कई अहम विशेषताओं में से एक माना जा रहा है। इससे भारतीय नौसेना की गतिशीलता, पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय जल में लचीलेपन में काफी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को भी बल मिलेगा। विशाखापत्तनम समुद्री युद्ध के पूर्ण स्पेक्ट्रम में फैले विविध कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम होगा। और मुंबई डॉकयार्ड में आईएनएस विशाखापत्तनम के कमीशन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौसेना का ये सराहनीय कदम रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी नेवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इंडिजिनाइज्ड शिप्स और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% AON तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% नेवल एम्यूनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया है।
और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड जैसे महामारी के बीच भी नौसेना के आधुनिकीकरण का काम जारी रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भारतीय नेवी के आधुनिकीकरण के बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है। देवियों सज्जनों, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का डेवलपमेंट भी नेवी की सेल्फ रिलायंस की राह में एक मील का पत्थर है। मुझे इस बात की खुशी है, कोविड के कहर के बावजूद शिप ने नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल्स और अभी कुछ दिन पहले मेडन ट्रायल्स पूरी कर लिए हैं। इस पर न केवल 40 फाइटर प्लेन्स आ सकते हैं, बल्कि यह एंटी एयर, एंटी सबमरीन और लैंड पर वार करने वाले मिसाइल से भी यह लैस है। यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक कर देगा। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मोमेंट होगा। और अब खबर दक्षिण भारत से है, जहां के कई राज्यों में भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बारिश से बुरी तरह प्रभावित कडप्पा में 3.5 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 559 बड़े और 600 छोटे मवेशी लापता हो चुके हैं। पुलिस और स्थानीय एजेंसियों के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लोगों को सुरक्षित निकालने में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। प्रशासन के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और वहीं तमिलनाडु में भी भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। राज्य में इस मानसून के दौरान 68% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश ने जानमाल का काफी नुकसान किया है। कई नदियों का जलस्तर बढ़े होने की वजह से आसपास की आबादी को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इस बीच 7 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल स्थिति का आकलन करने के लिए आज से चेन्नई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगा। वहीं राज्य सरकार ने 419 राहत कैंप स्थापित किए हैं, जिनमें 34,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। और बात फिल्म फेस्टिवल की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में फीचर और गैर फीचर जूरी सदस्यों को सम्मानित किया। सबसे पहले गैर फीचर श्रेणी के जूरी सदस्यों को सम्मानित किया गया। भारतीय पैनोरमा गैर फीचर की ओपनिंग फिल्म वेड द विजनरी के निर्देशक और निर्माता राजीव प्रकाश को सम्मानित किया गया। बाद में फीचर श्रेणी के जूरी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। सेमखोर फिल्म के निर्देशक और अभिनेता पहली दिमासा भाषा की फिल्म एमी बरुआ को मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा को सबसे आगे लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत को पोस्ट प्रोडक्शन हब बनाने पर भी जोर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्षेत्रीय है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैसे बनाएं। एंड टुडे दैट इज पॉसिबल इफ यू आर क्रिएटिंग द राइट कंटेंट, देन it is not restricted only to the regional language, it becomes national and international soon. We have the talent amongst us, the technology, the skilled manpower. We can offer to the world the platform to come and shoot in India, film in India, and also to have the post-production hub in India. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के जूरी सदस्यों को भी सम्मानित किया। इसके बाद यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के रूप में चुने गए कलाकारों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया जैसी प्रतिभाओं को पहली बार चुना गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए मिसाल साबित हों। उन्होंने इस साल इफी में प्रदर्शित होने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के चयन के लिए जूरी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया।
फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारत के उन युवाओं को जिनमें प्रतिभा हुनर की कोई कमी नहीं, केवल एक अवसर का इंतजार था और शायद आज़ादी का अमृत महोत्सव से सुनहरा अवसर क्या होगा उन 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को चुनने का, तराशने का, उनको निखारने का। पहले बैच की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे अच्छा निकले, ताकि मेरे जैसे व्यक्ति जो और कदम इस दिशा में उठाना चाहते हैं, मेरा भी मनोबल बढ़े कि ऐसे ही और कदम हम भविष्य में उठाएं, ताकि आप जैसे युवाओं को आगे आने का आगे अवसर मिले। और अब बात कोविड की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,329 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.30% हो गया है। एक्टिव केसेस की कुल संख्या 1,22,714 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.94% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.98% है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 63.16 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। टीकाकरण की बात की जाए तो कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 309वें दिन 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 25 करोड़ 74 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 51,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 23 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका अभी भी सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 85 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7,93,000 से अधिक है। इस बीच ऑस्ट्रिया में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार से लॉकडाउन लगाया जाएगा। ऑस्ट्रिया के नागरिकों ने लॉकडाउन को अपने अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों को टीकाकरण के लिए मनाने में असफल रहे हैं, जिसके लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ऑस्ट्रिया में करीब 2/3 आबादी का ही टीकाकरण हुआ है, जो पश्चिमी यूरोप में टीकाकरण की सबसे कम दरों में से एक है। वहीं नीदरलैंड में भी कोरोना के नियमों के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई नागरिक घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीदरलैंड के कानून मंत्री ने इस हिंसक प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे आपराधिक व्यवहार बताया। आपको बता दें कि नीदरलैंड में कोरोना के मामलों पर कंट्रोल लगाने के लिए सरकार एक प्लानिंग पर, एक योजना पर विचार कर रही है, जिसमें जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पोलैंड और बेलारूस के बीच जारी सीमा विवाद पर पोलैंड के प्रधानमंत्री यूरोप में कई वार्ता की शुरुआत करेंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वार्ता को अहम बताते हुए कहा है कि बेलारूस के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजनयिक प्रयास की काफी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पहली बैठक यूरोपीय संघ के सदस्यों लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया के अपने समकक्षों के साथ होगी, जो हाल के महीनों में प्रवासी संकट का सामना कर रहे हैं। इस बीच पोलैंड बेलारूस सीमा पर अरब कुर्द प्रवासियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने इस बीच पोलैंड बेलारूस सीमा पर शिविर केंद्रों में मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का एकजुटता के साथ समाधान निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि मध्य पूर्व से आने वाले हजारों लोग पोलैंड के साथ सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, जहां महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पोलैंड में सरकार सहायता संगठनों को आपूर्ति प्रदान करने की अनुमति भी नहीं दे रही है। ये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1951 या शरणार्थी अभिसमय का उल्लंघन करता है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारतीय टीम पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है और टीम को 2-0 की अजय बढ़त हासिल हो चुकी है। T20 विश्व कप में मिली निराशा को पीछे छोड़ते हुए कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के साथ T20 का नया अध्याय लिखने उतरी टीम इंडिया ने इस छोटे फॉर्मेट की पहली सीरीज जीतकर खुद को ऊपर तो उठा लिया है, लेकिन अब टीम कोलकाता में क्लीन स्वीप का इरादा लिए मैदान पर उतरेगी। हालांकि इस टीम को अगले महीने दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा करना है, जहां T20 सीरीज भी आयोजित होगी। ऐसे में ईडन गार्डन्स में होने वाला तीसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने का वक्त भी है, जहां कुछ बदलाव जरूरी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि तीसरे T20 में आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले। हालांकि इसके लिए अंदर बाहर कौन होगा ये भी बड़ी बात होगी। वैसे रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जिस तरह का धमाकेदार अंदाज पेश किया, उससे टीम के हौसले काफी बुलंद हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम दौरे की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। टीम को अपने अहम खिलाड़ियों की कमी सीरीज में बेहद खली है और सबसे जरूरी बात कि टीम कंसिस्टेंसी के मोर्चे पर अच्छी तस्वीर नहीं रख पाई है। ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान मानी जाती है, इसके बावजूद तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को मदद मिल सकती है। वहीं ओस फैक्टर के भी रहने की संभावना रहेगी, तो निश्चित रूप से ऐसे में टॉस की भूमिका भी एक बार फिर काफी अहम हो जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा है कि आईपीएल 2022 का आयोजन अगले साल भारत में ही होगा। उन्होंने कहा है कि 2 नई टीमों के शामिल होने से आईपीएल का रोमांच और भी बढ़ेगा। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी, जहां पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से पूरे टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में हुआ था। वहीं इस साल आईपीएल 2021 का दूसरा फेज यूएई में ही खेला गया था। इस साल धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथे आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाया था। और अब बात फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने अपने शानदार खेल के दम पर आर्सेनल के 10 मैचों से चले आ रहे अपराजय के दौर को खत्म कर दिया। शनिवार को एनफील्ड में खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने आर्सेनल पर 4-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में लिवरपूल के स्टार खिलाड़ियों का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला और लिवरपूल की ओर से सादियो माने, डिएगो जोटा, मोहम्मद सालाह, तुकामी, मिनामिनो ने गोल किए। इस जीत के बाद लिवरपूल की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं आर्सेनल की टीम 5वें स्थान पर ही मौजूद है। वहीं बार्सिलोना ने अपने नए मैनेजर जेवी हर्नांडेज के चार्ज संभालने के बाद से ला लीगा में पहली जीत शनिवार को हासिल की। टीम ने एस्पेनियोल को 1-0 से हराया। बार्सिलोना ने दूसरे हाफ में पेनल्टी के जरिए गोल किया, जिसे पूरा किया मेम्फिस डिपे ने। इस जीत के बाद बार्सिलोना की टीम अंक तालिका में 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। और बच्चों के बीच एकजुटता की भावना को और भी बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में कल विश्व बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर आइए हम आपको छोड़े चलते हैं छू लेंगे आसमां के इस शानदार गीत के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सातों सुर मिलकर जैसे संगीत बनाते हैं, अक्षर अक्षर मिलकर के एक गीत बनाते हैं, मिलकर लाखों तारे अंबर दीप जलाते हैं, हमें एकता की शक्ति की सीख सिखाते हैं। छूएंगे हम सब आसमां, जीतेंगे मिलकर ये जहां, छूएंगे हम सब आसमां, जीतेंगे मिलकर ये जहां। प्रॉमिस करता हूँ मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनूंगा, बड़ा होकर ट्रैफिक, टैक्स, सफाई के सभी नियमों का पालन करूंगा। मेरा संकल्प है रोज एक्सरसाइज करूंगा। तुम हमारी ताकत बन जाओ,
हमारी हिम्मत बन जाए। बड़ों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। I'll continue doing it. अलग अलग कंकड़ क्यों रहे, साथ मिलके पर्वत बन जाए। I pledge to stay united and connected. तुम उड़ान में जोश भरो तो हम परों का साहस बन जाए। सातों सुर मिलकर जैसे संगीत बनाते हैं, अक्षर अक्षर मिलकर के एक गीत बनाते हैं। छूएंगे हम सब आसमां, जीतेंगे मिलकर ये जहां। छूएंगे हम सब आसमां, जीतेंगे मिलकर ये जहां। हमारे लक्ष्य देश की सेवा से जुड़ जाते हैं तो हम करोड़ों जीवनों से जुड़ जाते हैं। इसलिए बड़े सपने रखने हैं, देश के लिए सोचना है। मेरा संकल्प है, मैं कभी कचरा नहीं फैलाऊंगी। हर मुश्किल से हम तुम साथ लड़े, नामुमकिन भी मुमकिन कर जाए। कभी अगर रोके बाधाएं, पार उन्हें कर आगे बढ़ जाए। कदम मिलाकर साथ चले तो हर मंजिल हम घर तक ले आए। छूएंगे हम सब आसमां, जीतेंगे मिलकर ये जहां। छूएंगे हम सब आसमां, जीतेंगे मिलकर ये जहां। पिछले 75 साल से अधिकार हो गए। अगले 75 साल होंगे जिम्मेदारियों के। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद,